अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ायज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। नाज़रीन, अगर हम बात करें जंग की तो जंग सिर्फ बारूद से नहीं लड़ी जाती, बल्कि कभी पानी, कभी जो है वह समुद्री रास्ते, कभी तरक्याती मंसूबे कौमी तरजीहात और शफाफियत पर सवालात उठा देते हैं। आबनाए हुर्मुज़ से फ्रांसीसी जहाज़ का महफूज गुजरना क्या इस बात का इशारा है कि ईरान समुद्री ताकत का नया तवाज़ुन कायम कर चुका है? और साथ ही अगर भारत दरिया के ज़रिए जो एक जंग जो है वो लड़ रहा है, जिस तरह से हमने देखा कि सबसे हसास जो इस वक्त सवालात उठाए जा रहे हैं कि चनाब पर ऐसे डैम्स तामीर करता है जिनका मकसद पानी को बतौर दबाव इस्तेमाल करना है, तो क्या बैनुल अक़वामी कानून पाकिस्तान को पेशगी दिफा का हक देता है या नहीं? साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्योंकि हमने ये देखा कि लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो जिस तरह की सूरत हाल बनी, जो हमने देखा ईरान और अमेरिका के दरमियान, पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म की डील जो है वो करवाई, MOUs के ऊपर दस्तखत हुए और उसके बाद जो है वो एक तकरीब भी जो है वो मुनक़्क़िद की गई। उसके बाद बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो देखने में नज़र आई, लेकिन कल से हम ये देख रहे हैं कि दोबारा से ईरान और अमेरिका के दरमियान एक तनाव जो है वो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। हमने देखा कि अमेरिकी जो फ़ौज है उसने उसके हवाले से जो है वो ईरानी फ़ौज ये कह रही है कि उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, और जो ईरानी फ़ौज है और पासदारान इनकलाब है इनके हवाले से अमेरिकी फ़ौज ये कह रही है कि वो इस मुआहदे को जो है वो सबूताज कर रहे हैं, वो इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए जो है वो मुआहदे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने ख़ित्ते में अमेरिकी ड्रोनों को निशाना बनाया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी जो है वो मज़ीद अब शिद्दत इख्तियार करते हुए नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि क्या ये जो कशीदगी है ये सिर्फ़ और सिर्फ हम इसको इस तमाम तरह ये जो 60 दिनों का एक अल्टीमेटम था, या इसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि इस दौरान में ये छोटी छोटी हैपनिंग्स क्या ये किसी बड़े ख़तरे का पेश हैवा बन सकती हैं, या ये मामूल की सूरत हाल के साथ हम इसको कंसीडर करेंगे। जब भी हम इस तरह की कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं तो हम अपने पैनलिस्ट की तरफ ही जाते हैं कि वही हमारी इस कन्फ्यूजन को जो है वो बहरहाल ठीक करे। लेकिन उसके साथ साथ हम क्योंकि ईरान और अमेरिका की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि दुनिया में जंगों का एक दौर तो चल रहा है, लेकिन पानी जो है इस हवाले से भारत ने हमेशा जो है इसके ऊपर अपनी चौतराहट कायम करने की कोशिश की है और हमेशा से पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के हवाले से इसको यूज़ किया है। पानी नई जंगों का हथियार जो है वो अब बनता जा रहा है, और क्या बहरी गुजरगाहों पर ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है, और क्या पाकिस्तान जो है वो अपने कानूनी, सफारती और दिफाई ऑप्शंस को मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है या नहीं? ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे M13 मोटरवे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं और बहुत से उसके ऊपर इबाम भी सख्त देखने को मिल रहे हैं। इस डिस्कशन में हमारे साथ जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद होंगे, डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। बैरिस्टर उमर इसरार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से। सर, आपको बहुत शुक्रिया। ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज़कियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बैरिस्टर उमर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, और आपसे मैं ये जानना चाहूँगी सर, ये जो पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबों की हमेशा से बात की जाती है, M13 को अगर हम देखें तो M13 के हवाले से अभी ये कहा जा रहा है कि 203 अरब रुपए की जो लागत का ये मंसूबा है, तो सर एक तो समझाइएगा ये मंसूबा है क्या? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। इसमें जी ये है कि जब भी मोटरवेज बनी हैं, कुछ भी अच्छा काम हुआ है तो अल्लाह ताला की रहमत है, करम है कि वो हमारी दौरे हुकूमत में हुआ है। और जहाँ तक आप इस स्पेसिफिक मोटरवे की बात कर रही हैं, इसकी पहले से ही लैंड एक्विजिशन, फिजिबिलिटी सब कुछ बन चुकी थी, हो चुका था। अगर आप आज इसे डिले करते हैं तो जो आज 200 अरब या 300 अरब या 400 अरब जो कॉस्ट आज है, वो डबल या ट्रिपल होगी अगले 10, 15, 20 साल में। तो ये नहीं है कि आप तरक्की रोक दें। अगर माशी हालात, हम यही तो आप कहें कि इस हुकूमत का और हमारा, आप समझें कि तुर्रा इम्तियाज है कि मुश्किल हालात में हम वो फैसले करते हैं जो मुश्किल भी होते हैं, जिसकी तवक्को भी नहीं होती। बट अगर उस इलाके की जहाँ से मोटरवे गुजरनी है उसमें खारियाँ हैं, उसमें वो जो ऊपर वाला जितना हिस्सा है जो GT रोड के पैरेलल चल रहा है, क्या उन लोगों का हक नहीं है तरक्की? क्या उन लोगों का हक नहीं है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट्स लगे या वहाँ तरक्की हो? तो बहरहाल ये इस पे काफ़ी ज़्यादा काम पहले से हो चुका था
और इसलिए अब इसको मजीद डिले करना मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने समझा कि वो ज़रूरी नहीं है, तो इसको बनाना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये बनेगी, और भी मोटरवेज बनेंगी, और भी जो अवामी फलाह के तरक्याती जो काम है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो पूरी करें। ठीक है सर, आपके ख्याल में इसको सराहना चाहिए। सज्जाद साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, फिर सर हम आप ख्वाजा साहब आपकी तरफ भी आऊँगी। सर का ये कहना है कि अगर इसके ऊपर सवालात इतने जो है वो उठाने नहीं चाहिए। ये जो M13 है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये अब मानसरा से लेकर जो अब ये बनाया जा रहा है चिनास तक जो मोटरवे बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा एक अहम सियाहती मोटरवे होगा जो कि हमारे रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा, हमारा रेवेन्यू टारगेट अचीव करेगा। क्योंकि मैं अपने भाई के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूं कि PMLN इस हवाले से काफी सुस्ती का मुजाहरा कर रही है। टूरिज्म जो है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इनकम का बाइस बन सकता है। हमारा जो रेवेन्यू टारगेट बदकिस्मती से FBR नहीं अचीव कर पाती है, उसमें एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि हम टूरिज्म की मद में बहुत काम कर सकते हैं। और रोड की तरक्की जो है वो मुल्क की तरक्की होती है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्टेस्ट रूट जो है, आज भी अगर आप गवादर को देख लें तो एक शॉर्टेस्ट रूट की वजह से उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो अगर ये खारियां वाला शॉर्टेस्ट रूट है, अगर उससे 100 किलोमीटर जो है ट्रैवलिंग में फर्क पड़ता है और वहां के इलाके के लोगों की तरक्की और फलाह बहबूद होती है। प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ आते हैं और अब हम कुछ बात करेंगे भारत के हवाले से। सो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि भारत की जानिब से बड़े ही बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और एक दफ़ा फिर से भारत जो है वो अपना गुस्सा पाकिस्तान की शक्ल में है निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने सरकारी बयानात में पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बनाकर जो है वो पेश किया है, एक बुनियाद बना के पेश किया है। कहते हैं कि चनाब पर मुजवज़ा डैम बनाना जारहाना मकासद के तहत तामीर किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर भारत के हाल ही में जो CR पटेल साहब है, उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो पाकिस्तान को अब आइंदा पानी का एक कतरा भी नहीं देंगे। साथ ही साथ ये कहा है कि उसकी इस्लाह भी किया है उन्होंने, इसी मौक़िफ़ को इख्तियार किया। उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो अपनी इसी पॉलिसी को जो है वो आगे लेके चलेगा। इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के बयान जो है वो हमें आजकल सुनने में मिल रहे हैं। सज्जाद साहब इसके ऊपर बेहतरीन रोशनी जो है वो डालेंगे। तो सज्जाद साहब, हम आपसे आगाज़ करेंगे। सज्जाद साहब, एक दफ़ा फिर से भारत ने अपनी तोपा का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर दिया है, और चुनाव के हवाले से एक दफ़ा फिर से एक नई महाजराई जो है वो हमें देखने में नज़र आ रही है। क्या कहेंगे कि अगर क्या किसी भी डैम को सिर्फ इस बुनियाद पर जो है वो अस्करी हदफ करार दिया जा सकता है कि उसका मकसद जो है वो बतौर दबाव इस्तेमाल करना हो, फिर उसमें आलमी कवानीन कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और अगर भारत ऐसा करता है तो उसके बाद की क्या पॉलिसी होगी, क्या इक़दाम होंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए फायजा, एक मिसाल दी जाती है कि घर में आटा नहीं है और अम्मा जी से पराठे की फरमाइशें की जाती हैं, जेब में कौड़ी नहीं है और बाजार जाती दौड़ी दौड़ी है। यानी आप बगैर सोचे समझे, जब ये इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से हम बात करते हैं 1960s में, जब नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के दरमियान एक ट्रीटी पे साइन हुआ था जिसकी वर्ल्ड बैंक सालिस थी, और 6 दरिया थे जो कि वेस्टर्न रिवर्स जिसे हम कहते हैं, जो तकसीम कर दिए गए थे। और शायद जो है ये मेरे दोनों पैनलिस्ट जो है ख्वाजा साहब भी इस बात से इत्तेफाक करें कि पानी का जो रो होता है या फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करते। तो ये 6 के 6 दरिया तो हमारे थे। ये तो आजादी के बाद भारत के पेट में मरोड़ पड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने ब्रह्मपुत्रा वगैरह से उनका गुजारा चल जाना था। उस वक्त जो ये कहते होते थे, डींगे मारते थे कि हम जी ब्रह्मपुत्रा से हमारा काम चल जाएगा, जहां अभी चाइना 4 डैम बना रहे। तो पाकिस्तान ने तो फिर मेहरबानी की और इनको 3 दरिया दे दिए। 135 + 35 का एक फार्मूला था, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, फैक्ट्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं 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 जी, पानी तो हमें बहुत ही कम मिला है, पाकिस्तान तो 350% ज्यादा पानी ले जा रहे हैं। ओ भाई, ये 6 के 6 दरिया हमारे थे, तो हमने तो एक मुआहिदा किया था। फिर आपको याद हो गया नेहरू कराची आए थे। तो अब जो वाटर को बंद करना है, पानी को बंद करना है, तो इसमें एक चीज बड़ी टेक्निकल है। देखें, मिसाल के तौर पर हम इंडस रिवर की बात कर लेते हैं। सिंध दरिया ये कहां से आता है? ये तिब्बत की एक झील से होता हुआ आता है। तिब्बत कहाँ है ये भी हम सबको पता है। और उसके बाद जब ये पानी आएगा तो इंडस वाटर यानी जो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, ये 3 दरिया जो बड़े आम है, लेकिन इसमें हमें इंडस की कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं आपको स्टेटिस्टिक्स के हवाले से थोड़ा सा ये बताऊंगा। झेलम का थोड़ा सा हमारे लिए मसला बन जाता है, रावी के हवाले से थोड़ी बहुत, और बाकी चिनाब वगैरह की बात जो अभी हो रही है, डैम्स वगैरह की। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है टेक्निकल रीजन बताता हूँ। आप जब भी किसी पानी की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसके लिए आपको संगलाख पहाड़ियों में तकरीबन कोई 3400 किलोमीटर के करीब ये बनता है टोटल इंडस रिवर, जो पाकिस्तान में दाखिल होता है।
तो इसको रोकने के लिए आपको वाटर चैनल्स बनाने पड़ते हैं, पहाड़ों में आपको टनल्स बनाने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि घर में आटा नहीं तो मां को पराठे की फरमाइशें ना करें। जहां पे 75 करोड़ लोगों के पास वॉशरूम ही नहीं है, तो पहले तो वॉशरूम बनाए ना, पानी तो तब काम आएगा। वहां पे टॉयलेट पेपर तो नहीं हर कोई इस्तेमाल करता, पानी की भी जरूरत होती है। तो पहले तो आप वॉशरूम बनाए, वो आपके पास नहीं है। आपके बिहार और तकरीबन 7 रियासतों में लोग चूहे खाने पे मजबूर हो गए हैं। ये बीबीसी में डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी भड़के मारने से पहले अपनी कैपेसिटी को चेक करने चाहिए। हमें कोई फिक्र नहीं है, डैम्स वो बना सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये चाइना ने भी फार्मूला अडॉप्ट किया है, मॉडल अडॉप्ट किया है कि उन्होंने जियाक्शु, दांगमू, इस तरह के 4 उन्होंने एक डैम बनाए हैं जो कि भारत की तरफ पानी आ रहा है। तो वो बना सकते हैं, वो उस पर बैनुल अक़वामी कवानीन जो होते हैं वो मैटर नहीं करते, वो बैनुल अक़वामी कवानीन लागू नहीं होते उस पर कि आप डैम बनाए। उससे ये होगा कि पानी कम जरूर हो जाएगा, लेकिन आप पानी का रुख नहीं मोड़ सकते। ये एक ट्रीटी साइन हुआ है, ये कोई ठेले वाली दुकान या कोई ये पानी पूरी का कारोबार नहीं है कि उसने कह दिया कि चलो भाई तुम्हें मैंने दुकान बेचनी है या तुम किराया कम देती हो तो दुकान खाली कर दो। तो इस तरह की बातें भारत की, मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत ज्यादा डिबेट ही नहीं करनी चाहिए। पानी वो बंद नहीं कर सकते। अगर उन्होंने पानी बंद करने की कोशिश भी की तो इट विल टेक 3 to 5 years एंड $300 billion। तो जहां टाटा, अंबानी और अंडानी का जीडीपी जो है वो शो करके और अपने फॉरेन रिजर्व शो करके जो अपनी झूठी एक मईशत जो है उसको एस्टेब्लिश करवाने की पूरी दुनिया में कोशिश करते हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी बंद कर दें। और अगर पानी बंद कर दे तो उनके लिए एक पैगाम ये जरूरी है कि उस वक्त ट्रीटी पे जिसने साइन किया था वो भी एक फील्ड मार्शल था, और अभी जिसको आप पानी रोकने की धमकियां दे रहे हो तो ये भी एक फील्ड मार्शल है। ऐसा ना हो कि आपके इतिहास में जो है ये 2 फील्ड मार्शल का नाम जो है सुनहरे रूप में लिखा जाए और आपके लिए एक स्याह बाप के तौर पे याद रखा जाए। ठीक है सर, बजा फरमाया आपने। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली उसके असरात यही होंगे। सर आपकी तरफ मैं आऊँगी बैरिस्टर उमर साहब, और इसी पर मैं जानना चाहूँगी, जैसे सर ने कहा कि ये ना हो कि तारीख जो है वो सुनहरे हरूफ से लिखी जाए। सो अगर भारत जो है वो चनाब पर बड़े मंसूबे जो है वो तेज़ी से मुकम्मल करता है, जिस तरह से वो बात कर रहा है, तो पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है, मईशत है, ज़राअत है, उस पर जो फौरी और एक लॉन्ग टर्म जो असरात है वो क्या होंगे, और रियासत को अपनी हिकमत अमली किस बुनियाद पर फिर जो है वो तश्कील देने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, इसमें मेरे भाई ने बड़ा ही प्लेन डिटेल समझा दिया और बिल्कुल दुरुस्त बात की कि किस तरह ये ट्रीटी हुई, और ये इतनी जल्दी ना कोई बंद कर सकता है और ना अल्लाह ताला की रहमत है, करम है, ना किसी की जरूरत है। इंडिया ने आपके सामने है एक वो ऑपरेशन सिंदूर करके देख लिया, और जो उनका हाल उसके बाद किया है हमारी ये बहादुर फौज ने और कौम ने। तो होता ये है कि जब आप, ये हमारे गांव देहात में होता है, जब आप किसी चौधरी को हरा ना सकें, उससे मुंह की खा लें, तो फिर उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर बददुआएं देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कर तो उसका कुछ सकते नहीं। अब ये वो बददुआएं हैं, ये वही धमकियां हैं अपने लोगों को। अब वो देख रहे हैं आगे उनके लोकल पॉलिटिक्स भी और दूसरा भी, उन्हें बड़ी सुबकी उठानी पड़ी है जो कुछ हुआ है, और जिस तरीके से वो अपने इकोनॉमिक मसल्स और अपने जो वो अफवाज के जो मसल्स हैं, अस्करी मसल्स, वो फ्लेक्स करते थे, तो वो जो उसके बाद उनको वो सामना करना पड़ा है, ये अब उसके लिए आप समझिए अब ये बददुआएं हैं, ये गीदड़ भक्कियां हैं, ये एक, मगर हमें इन चीजों को सीरियस लेना चाहिए। हमें बेशक वो ये बातें कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स या किसी और चक्कर में भी, तो सर कैसे सीरियस लेना चाहिए? जो अभी बयानात आ रहे हैं भारत के वज़रा के, जिस लेवल पे इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो हमारी पोजीशन है, हमें उसे इस वक्त यूज करना चाहिए। उन मुमालिक को, जिन मुमालिक के साथ हमने अभी इतनी बड़ी सफारतकारी की है, उनको एंगेज करके इसके ऊपर प्रॉपर स्टैंड लेना चाहिए, और इनको फॉरेन पॉलिसी और अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले को उठाकर इनको अभी से यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। और अगर फिर भी ये किसी शौक से और उस चीज से बाज ना आए, तो फिर मेरा ख्याल है इनको एक सबक और देना पड़ेगा, और वो मेरा ख्याल है इस दफा आखिरी सबक होगा इनके लिए। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से भी उमर साहब ने एक बात की कि जिस तरह अभी पाकिस्तान का एक इमेज है, जिस तरह से वो दुनिया के अंदर एक कैसा मीडिएटर रोल अदा कर रहा है, तो उनका ये कहना है कि इस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो भारत को जो है वो हमेशा के लिए चुप करवा सकता है।
तो ये जो भारत के वुज़रा की जानिब से बयानात आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं इनको इंटरनेशनली हम जिस तरह से लॉ एंड जस्टिस में बतौर सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? और फिर क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 56 की जो कुछ हदूद है, कुछ टर्म्स हैं, वो क्या है इस मामले के ऊपर? और साथ ही साथ फिर जो एक सजाद साहब ने बात की कि फिर पाकिस्तान की तरफ से अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिर मार्शल साहब जो रिस्पांस दे रहे हैं, कहीं पर भी कोई इंतशार उठता है तो जिस तरह से उसको चुप करवाते हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए फिर मौसर रास्ता कौन सा होगा? जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि सिफारती रास्ता, या फिर बुखारी साहब का जो कहना है एक अस्करी जो डिटेंस है वो एक बेहतर रास्ता होगा? जी, भारत की ये बड़ी दरीना ख्वाहिश रही है कि वो पाकिस्तान के पानियों को रोके। मेरा ज़ाविया निगाह ज़रा मुख्तलिफ है। ये दरिया जो इंसानों के लिए खुदाए जुल जलाल ने बहाए हैं, ये सदियों से बहते आए हैं, सदियों से बहते रहेंगे, और जहाँ जहाँ खुदा के बंदे रहते हैं, बासी हैं, मकीन हैं, उन तक ये दरियाओं का पानी पहुँचता रहेगा। लेकिन एक भारत जैसा एक, मैं समझता हूँ कि कमीना दुश्मन है हमारा, कि वो उनके वज़रा को ये कहते हुए शर्म भी नहीं आती इस 21वीं सदी में कि हम पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे। यानी कि उनके दिमाग में कितनी नफरत और बुग़्ज़ भरा हुआ है पाकिस्तान के बारे में। तो इस बार भी जब मार्का हक हुआ, जिसमें उन्हें शिकस्त फाश से दोचार किया हमारी मुसल्लह अफवाज ने, तो उसकी सुबकी मिटाने के लिए उसने जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो सस्पेंड कर रखी है यक तरफा तौर पर। पाकिस्तान इस बारे में बारहा इस बात का ऐलान कर चुका है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जुमला कहा था एक, तुम हमारा अगर पानी रोकोगे तो इन दरियाओं में खून बहेगा। तो आइंदा जो जंगें हैं वो पानी के ऊपर होनी है। अब भी दहशतगर्दी भारत कर रहा है। पहले दरियाए सतलुज का पानी रोककर उसने खुश्क कर दिया है, अब दरियाए चनाब के ऊपर वो मनसूबे पे मनसूबे बना रहा है। बिल्कुल बैरिस्टर साहब ने जो बात की है कि पहला मरहला तो सफारतकारी है, और जिस तरह हमें कामयाबियां मिली हैं उस मसले को उठाना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि ये हमारी रेड लाइन है, पानी हमारी रेड लाइन है, और इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान की क़यादत बारहा ये बात वादे कर चुकी है, लेकिन अब जैसे ही ईरान का मसला हमने हल किया है, तो इस हवाले से हमें दुनिया को बताना है कि अगर भारत अपनी रवश से बाज ना आया तो हमारे पास जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात जो सजाद बुखारी साहब ने की है, वो तो आखिरी हल तो यही है, फिर जब कोई शख्स बातों से, गुफ्तगू से, इंतबा से, नसीहत से सबक हासिल नहीं करता, तो उसके लिए फिर एक ही सबक है जो फील्ड मार्शल का जिक्र किया उन्होंने। उनकी अभी जो भारतीय क़यादत को इबरतनाक शिकस्त हुई थी, तो वो उनके जनरल आर्मी चीफ का कहना था, भारतीय आर्मी चीफ का, कि हमारे ये वहमो गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। तो पानी पर भी पाकिस्तान गैर मुतवक्के तौर पर रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि पानी जिंदगी है। ठीक है, तो इसमें आलमी बरादरी को आगे बढ़ना चाहिए, और ये मामला अब वक्त आ गया है इसको सफारती सतह पर बड़े जोरों शोर से उठाना चाहिए, ताकि कल कला जब खुदा ना खास्ता, हम पाकिस्तान की हमेशा पॉलिसी रही है, जंग से ग्रेज की पॉलिसी रही है, लेकिन जब जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, जब पानी बंद कर दिया जाएगा, पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह करने के उनके वज़रा दावे करते रहते हैं, तो फिर पाकिस्तान के अलावा, इसके अलावा कोई हल नहीं बचता कि वो फिर जंग का रास्ता इख्तियार करे। तो अभी वक्त है कि इस मसले को आलमी सतह पर भरपूर तरीके से उठाने का। जंग का मसला बाद में आएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान अब जो कशीदगी है उसमें इजाफा हो रहा है। हालिया 2 दिनों की अगर हम बात करें तो उसमें दोबारा से अमेरिका ने ईरान पर और ईरान ने अमेरिका पर जो है वो हमले स्टार्ट कर लिए हैं।
अमेरिकी सेटकॉम की तस्दीक भी है कि अपना हुर्मुज़ में पनामा के परचम बरदार ऑयल टैंकर जो है उस पर ईरानी हमले के जवाब में जो कार्रवाई है वो की गई है। सजाद साहब ये बताइएगा कि इसमें कन्फ्यूजन है जो कि हमें समझ शायद नहीं आ रही है, आप उसको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि सर ये फिर जो MOU साइन की गई थी तकनीकी सतह पर और इसको कहा ये जा रहा था कि अब शायद वो अमन की तरफ हमारा एक सफ़र जो है वो दुनिया का स्टार्ट हो चुका है, तो सर वो MOU के अंदर क्या दरारें पड़ गई हैं या फिर वो जो सीज़ फायर था वो फिर ख़त्म हो गया है? सर इसको हम क्या कहेंगे, कैसे समझेंगे? फायजा, एक तो आपकी आवाज जो है वो काफी ब्रेक हो रही है, लेकिन हालिया जो ईरान का दोबारा से क्राइसिस नजर आया है, इसको मैं इस तरह कहूंगा कि ये सीज फायर की एक वायलेशन और एक महदूद अटेम्प्ट दोनों साइड से हुई है, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि ओस्लो अकॉर्ड, दोहा अकॉर्ड, बहुत सारे जो अकॉर्ड्स हुए हैं, मुआहदे हुए हैं या मेमोरेंडम हुए हैं, उसमें छोटे मोटे पटाखे जो है वो चलते रहते हैं। मैं इस तनाजुर में इसको पटाखा कहूंगा क्योंकि ये लार्ज स्केल वार की तरफ नहीं बढ़ सकते। ईरान के साहिली इलाकों पे हमला किया अमेरिका ने, जवाब में ईरान ने, जिस तरह अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, फिर जवाब में ईरान ने कुवैत के जो इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उस पे हमला किया और बहरीन में जो आबदोज है उस पे हमला किया। अमेरिका ने जो साइट्स थी उनकी ड्रोन्स की उस पे हमला किया और ड्रोन्स पे कुछ हमला किया। आपको याद होगा एक और वाकया हुआ था जब ये मेमोरेंडम एक उसका वर्चुअल सिग्नेटरी जो था वो पाकिस्तान भी और कुछ ममालिक उसके वर्चुअल सिग्नेटरी बन चुके थे, तो अपाची हेलीकॉप्टर जो था उसका एक वाकया रूनुमा हुआ था जो कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजर रहा था। तो उसमें जो इस्माइल बकाई हैं जो कि जो मुज़ाकराती टीम है उसके तर्जुमान भी हैं और फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो उन्होंने कहा जी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आके कहा कि हाँ अपाची हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया था क्योंकि जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसका फिर मौक़िफ़ उसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ था। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जरूर यहाँ पे कहूंगा कि ये इतनी आसानी से नहीं होगा। आपको याद होगा कि जब ये स्विट्जरलैंड में मुलाकात हो रही थी तो दो शख्सियात को बहुत जेर बहस लाया जा रहा था जो कि अमेरिका के यानी डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची हैं। स्टीव विटकॉफ की बात करते और वो दूसरे थे उनके साथ में, उनका नाम इस वक्त मेरे जहन से निकल रहा है, एक स्टीव विटकॉफ थे और दूसरे जेरेड कुशनर। जी सॉरी, जी जेरेड कुशनर। ये दो जो है इनका टिल्ट जो है वो इजराइल की तरफ बहुत ज्यादा है और अमेरिका में एक इजरायली लॉबी है जो किसी सूरत में ईरान के साथ मुज़ाकरात नहीं चाहती। आपको याद होगा जब ये जंगबंदी हो चुकी थी, प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट जो है वो मंजर आम पे आ चुकी थी और उस पे जो है व्हाइट हाउस ने रिस्पॉन्ड भी किया था, तो तभी इजराइल ने 2 मिसाइल दागे थे, एक पेट्रोकेमिकल प्लांट पे ईरान के और एक उनके एल्युमिनियम प्लांट पे। तो ये पहली कोशिश थी कि ये मुज़ाकरात सबूताज हो जाए। उसके बाद इस तरह की जो छोटी छोटी भोंडी हरकतें हैं इसका सिलसिला बदतदरीज रहेगा, जारी भी रहेगा। लेकिन इसको अगर आप ये कह दें, हाँ अगर इसको ये कह दें कि ये किसी तरह कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या 60 डेज के पीरियड को कोई सबूताज हो जाएगा मुकम्मल और दोबारा से जिस तरह अमेरिकी सदर ने धमकियां दी हैं, तो ये धमकियां पहले भी देते रहे हैं। वो तहजीब को भी खत्म करना चाहते थे, फिर दोबारा से उस तहजीब को खत्म कर गए। वो थोड़ा सा पर्शियन एम्पायर्स वगैरह को जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। वो अपने 52 हॉस्टेजेस को बचाने के लिए उन्होंने जितने पापड़ बेले थे वो उसको भी जानते हैं। तो इस रीजन में ईरान की जो तारीख है उसको भी बड़ी अच्छी तरीके से वो बखूबी वाकिफ हैं। तो ये जो फादरलैंड और मदरलैंड है ये थोड़ी बहुत लॉबिंग इसमें कर रही हैं। मदरलैंड की तो खैर कोई भी हैसियत नहीं रही है, तो वो तो बोना भी अभी नहीं रहा, वो तो जरासीम है, बिल्कुल आपको पता है। हाँ। उसको सिफारतकारी पूछ भी नहीं रहा अभी। वो उनका जो जयशंकर बहुत बड़ा महान बना फिरता था, उसको तो आजकल कोई पता नहीं, वो किसी बिल में छुपा हुआ है, किसी बंकर वंकर में छुपा हुआ है, पता नहीं किधर गया। वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जाता है तो उसको आगे से किलर कहते हैं, वो मुस्कुराता रहता है, पर्ची पे लिख के जाता है, हिंदी नहीं बोल सकता वो। हाँ। तो वो तो सिफारतकारी रह गई है। लेकिन ये बात जरूरी है कि इजराइल ने अमेरिका की मईशत को कैप्चर किया हुआ है। अमेरिका इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मकरूस भी है और यूएस स्ट्रेटेजिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की जो हालिया रिपोर्ट थी उसने बहुत इंकिशाफात किए हैं कि अमेरिका के 55% जो एयर स्ट्राइक्स थे या जो स्ट्राइक मिसाइल थे या इंटरसेप्टर्स थे उसका जो स्टॉक था वो खत्म हो चुका है और इसमें 5 साल के करीब लगेंगे। तो अमेरिका भी इस वक्त वो बैकफुट पे है। ये छोटा मोटा सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ईरान जो है वो अपना सर्वाइवल जो है वो पहले भी ईरान ने अपना सर्वाइवल किया है, वो अपना सर्वाइवल करता रहेगा। लेकिन मुझे फिर ये लगता है
कि इसराइल एक स्पॉइलर है और ये अपना छोटी मोटी इस तरह की हरकत करवाता रहेगा, कोई गलत फहमी पैदा करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई लार्ज स्केल वार या कोई फुल फ्लेज वार जो है मुझे नहीं लगती है कि वो अमेरिका की जानिब से होगी। ये छोटा मोटा सिलसिला जो है वो माजी के जितने अकॉर्ड्स थे उसकी तरह ये भी जारी रहेगा। ठीक है, आपका ये ख्याल है कि इसको हम ये ना कहें कि इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान है, ये छोटे मोटे इस तरह के हैपनिंग्स जो हैं वो होती रहेंगी और इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे बैरिस्टर उमर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी छोटी मोटी हैपनिंग्स हो रही है, क्या आपको भी लगता है कि जैसे से भी सजाद साहब ने कहा कि ये इतना कोई ख़ास नहीं है, ये होता रहता है, फिर इसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात अभी बाकी ममालिक की तरफ से भी आए हैं और जिस तरह से ईरान की एक पॉलिसी है, हमेशा उसने क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी, एक्सपेक्टेशन कुछ हो रही थी कि शायद ईरान उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, लेकिन अब ईरान की किसी भी बात को जो है वो शायद इग्नोर कर देना गलत होगा। ईरान की कोई भी बात, कोई भी धमकी वो सच ही साबित होती है। सो क्या कहेंगे कि अब उनका ये कहना है कि अब अगर दोबारा हुआ हमला तो फिर कुवैत के ऊपर और बाकी जितने भी जहां पर अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं उनको नेस्त नाबूद कर देंगे। सो क्या समझते हैं कि ये भी बाकी अकॉर्ड्स की तरह जिस तरह छोटी मोटी हैपनिंग्स होती रहती है और वो अकॉर्ड भी चलता रहता है, तो ये भी उसी तरह का होगा या ये मुख्तलिफ है? देखिए, ये जो अभी MOU साइन हुआ है ये एक बड़ी तवील गुफ्तगू, एक बड़ी तवील आप समझे गुफ्तो शनीद, उसके अंदर पाकिस्तान भी और एट द एंड ऑफ द डे उसमें आके कतर भी फिर उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो इस तरह नहीं है कि आज ही एक वाकया से चीज़ें ख़त्म हो जाए। और ये आपको चीज़ समझना होगी कि ये भी मुश्किल मुआहदा नहीं है, ये भी एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, ये MOU है। तो जब भी कभी तूफान आता है तो उसके बाद उसको सेटल होने के लिए थोड़ी देर लगती है। तो ये सेटलिंग डाउन जो आप समझे उसका पीरियड है, उसके अंदर ऐसे वाकयात होते हैं भी और हम दुआ गो हैं कि दोबारा ना हो। मगर मैं नहीं समझता कि इससे देर पा अमन जो है वो ख़राब होगा या उस पर असर होगा। जिस तरह भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई है, एक ज़ायनिस्ट लॉबी है अमेरिका में और वो जो है वो बिल्कुल ये डील उनको पसंद नहीं आ रही और वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ईरान के अंदर भी एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, उनकी सियासी क़यादत और पासदाराने इनकलाब जो है वो ज़रा हार्ड लाइनर हैं। सियासी जो लोग हैं वो ज़रा थोड़े हार्ड लाइनर नहीं है। वहां से भी जब कोई एक्शन होता है तो वो पासदाराने इनकलाब जो है उनका रिएक्शन भी फिर फुल ऑन फोर्स होता है। और इसी चीज को वो भांपते हुए कुछ ना कुछ अमेरिकन साइड से वो चिंगारी छेड़ते हैं और उनको पता है क्योंकि ये खुददार लोग हैं, ये रिएक्ट करेंगे, अपनी खुद मुख्तारी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो उस चीज का फायदा उठाते हैं। मगर मेरी तो ये दरखास्त ही है, पता नहीं है इतने ना हम बड़े लीडर हैं कि हमारी बात पहुंच जाए, और दरखास्त ये है कि दोनों साइड्स अगर कोई होश के नाखून लें और ये देर पामन इसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसमें जाने इन्वॉल्व हैं। ठीक है उमर साहब, आपका पॉइंट आ गया है। बस सर आपसे मैं जानना चाहूँगी क्योंकि यही बात है कि इससे पहले भी जितने भी अकॉर्ड्स हुए हैं, जितने भी MOU साइन हुए हैं, उसमें छोटी मोटी हैपनिंग्स जो है वो होती रहती हैं और उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात की जाती है ईरान के हवाले से, तो ईरान ने जिस तरह से अभी रिस्पॉन्स दिया है ये अनएक्सपेक्टेड था। इस तरह से पहले कभी किसी ने अमेरिका को या इसराइल के आगे खड़ा नहीं हुआ कि जिसने अमेरिका और ईरान जैसी ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हो। सो आप क्या समझते हैं कि ईरान की सिचुएशन को देखते हुए अब जिस तरह से अमेरिका बार बार अटैक्स कर रहा है और ये कह रहा है कि यहाँ से 4 ड्रोन्स आए और उनको हमने जवाबी कार्रवाई में जो है वो निशाना बनाया, फिर कुवैत और बहरीन में जो मिसाइल ड्रोन्स किए गए, जिस तरह की अभी सूरत हाल 2 दिनों के अंदर नज़र आ रही है। एक तो ये बताइएगा कि क्या ये जो खलीजी ममालिक हैं उनको सिक्योरिटी हिकमत अमली पर नज़र षानी करनी होगी? और फिर ईरान की अगर हम बात करें तो अगर यही सूरत हाल रही तो फिर ईरान की तरफ से क्या रिस्पांस आ सकता है, क्या सूरत हाल बन सकती है मज़ीद? जी फायदा बात यह है कि इस जंग में 2 चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। अमेरिका का ये ख्याल था कि मुझ तक तो ईरान पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है, तो ईरान ने पहली दफ़ा एक टेंट सेट किया है कि अगर मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो तुम्हारे इस खित्ते में मफादात हैं, तुम्हारे अड्डे हैं, उन तक तो मैं पहुंच सकता हूं। उनको निशाना बनाकर अमेरिका को जो उसके तस्वर में नहीं था उसको परेशान किया। दूसरा जो उनके पास हथियार आया ईरानियों के पास, वो आबना हुर्मुज़ है, जो मैं समझता हूं कि एटम बम से बड़ा हथियार है। अब जब एग्रीमेंट हुआ है तो
डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल है कि न्यू नॉर्मल की तरफ जाया जाए। जैसे एक पहले अभी गुजरगाह थी, अब नए हुर्मुज़ इंटरनेशनल जो भी आए गुजर जाए, तो ईरान इस पर आमादा नहीं है। वो किसी सूरत भी अपना जो उसने एक SOPs बना दिए हैं उसके हटकर कोई भी मुल्क उसकी जो गुजरगाह है इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो ईरान हर कीमत पर रिएक्ट करेगा, जैसा कि उसने रिएक्ट किया है। अभी रिएक्ट करने के बाद अमेरिका ने ईरान के अंदर हमले किए हैं, तो ईरान ने फौरी तौर पर जहां जहां अमेरिकन अड्डे हैं, कुवैत के जो अमेरिकन फौजी अड्डा है उसको निशाना बनाया है, बहरीन के फौजी अड्डे को निशाना बनाया है। तो ईरान ने कहा कि हम जब भी आप हमला करेंगे ये ना समझ लीजिए कि हमने हथियार डाले हैं। ईरानी ये तस्वर करते हैं कि जंग हमने अपनी जानों की कीमत पर, अपने रहबरे मुअज्जम की शहादत पर, अपनी क़यादत की शहादत के एवज ये जंग हमने जीती है। और अगर अमेरिका ये समझता है कि उसने इस जंग को अपनी मर्जी से अब ये दोनों चीजें इस्तेमाल करेगा तो ये माजी की बात हो गई है, फ्यूचर में ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अब जो इस्लामी ममालिक है वो क्या करें, वो अमेरिका को यहां से रुखसत कर दें। अगर वो चाहते हैं कि उनके मुल्क में अमन हो तो अमेरिकन अड्डों को खुदा हाफिज कह दें। जब तक ये अड्डे वहां मौजूद रहेंगे ईरानी एक लम्हे का भी उन पर कोई रियायत नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हमने ये हमारे इस्लामी बरादर मुल्क हैं, वो ये बात मानते हैं। लेकिन जो अमेरिकन फौजी अड्डा है वो अमेरिकन टेरिटरी है, हम उस टेरिटरी को निशाना बनाते हैं। हमारा ना कुवैत के अवाम से कोई झगड़ा है, ना बहरीन के अवाम से कोई झगड़ा है, ना UAE के अवाम से कोई झगड़ा है। अगर यहां से हमारे ऊपर कोई सवाल आया, कोई पत्थर आया तो जवाब भी यहां से आएगा और जवाबी पत्थर भी यहां से जाएगा। अब अमेरिका को ये समझ लेना है कि ये जो आबना हुर्मुज़ है, जिस तरह ईरान चाहेगा उसी तरह इसको चलना पड़ेगा। जब तक कोई मुस्तकिल एग्रीमेंट नहीं हो जाता उस वक्त तक जैसे ईरान कहेगा, जो SOPs मुकर्रर करेगा, जो रास्ते बताएगा उसी रास्ते से दुनिया को आना जाना है। अगर इस पे रद्द-बदल की अमेरिका कोशिश करेगा तो ईरानी जो क़यादत है, बिलखुसूस जो आपने जिक्र किया पासदारान इनकलाब का, तो वो रिएक्ट करते रहेंगे। और दूसरी बात सजाद बुखारी साहब ने की थी कि इतना बड़ा एक एग्रीमेंट हो गया, पाकिस्तान ने बड़ी काविश की है, इसमें पाकिस्तान की क़यादत का बड़ा तदब्बर, अभी भी मैं समझता हूँ तदब्बर को ज्यादा अभी बुरवेकार आने का वक्त है, क्योंकि अगर पाकिस्तान पीछे हट गया तो ये किसी वक्त दोबारा बढ़ सकते हैं दोबारा। तो पाकिस्तान को भी इस दफा फिर मुदाखलत भी करना होगी और अमेरिका को भी समझना होगा कि अब हालात पुराने नहीं है, नए हालात से समझौता करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ईरानी इसी तरह रिएक्ट करते रहेंगे और हो सकता है ये जो चिंगारी अभी उभर रही है ये आग का शोला भी बन सकती है, दोबारा जंगी माहौल भी बनने के इम्कानात वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। वाज़े तौर पर आपको दोबारा जंगी सूरत हाल और इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सजाद साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल जो है वो बनती रहती है, लेकिन सर जो बयानात अभी हम देख रहे हैं और स्पेशली हम ईरान की सूरत हाल की अगर बात करें तो उसके होते हुए अभी क्योंकि जो वज़ीर ख़ारजा फ़ोन भी कर रहे हैं, चाहे वो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा उनको फ़ोन कर रहे हैं, बहरीन के कर रहे हैं, तो वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। और ईरान के तो हम देख रहे हैं कि जितने भी इस ऑफिशियल्स अपने ट्वीट्स कर रहे हैं या बयान दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं ये खुली खिलाफ वर्जी है। इसी पर हमें ये डर था कि ट्रस्ट डेफिसिट हमारा मौजूद था और अमेरिका हमेशा से ऐसा करता है और ऐसा कर रहा है। तो सर इसको ज़रा ईजी कर दें कि फिर इसको अवामी सतह पर जो है वो क्या रंग देना चाहिए, किस तरह से आवाम को बताना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके ऊपर? देखिए, ख्वाजा साहब ने एक बात की कि पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने ख्वाजा साहब। और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, वो एक डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स होते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। कुछ चीजें बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको एक सिफारती हिकमत अमली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस तरह का कोई वाकया रूनुमा हुआ और पाकिस्तान ने इस पे अपनी सिफारतकारी ना की हो या ऑन बोर्ड ना लिया हो, अमेरिकी फॉरेन ऑफिस को ना लिया हो या डिप्लोमेट्स के दरमियान आपस में कोई रब्ता ना हुआ हो। बिल्कुल ये हुआ है। लेकिन एक और बात यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ईरान और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद वो हमारे यहाँ एक मिसाल देते हैं ना, मैं जरा आसान लफ्जों में अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप पता नहीं ख्वाजा साहब उसे क्या कहते हैं, वो छाननी कहते हैं, वो जिसमें छाना जाता है चीज को, फिर उसके बाद उस पर
गंद वंद जो है वो नीचे। छाननी छाननी। हाँ, छाननी। तो वो छानी जो है वो छानी गई है, और छान के जो है वो साफ मटेरियल जो भी था वो ऊपर आ गया है, कचरा नीचे चला गया है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद पता चल गया किसकी क्या औकात है, किसकी क्या डायरेक्शन है, किसकी किसके साथ हमदर्दी है। पहला ईरान ने मार्का ये असर किया कि नेटो, आज आप देखें जो बाइडन की स्टेटमेंट आज बड़ी गुफ्तगू का महवर बनी हुई है इंटरनेशनल मीडिया पे भी, कि जो बाइडन ने आगे बोला कि नेटो के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो बहुत बड़ी ज्यादती की। ये डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया, ये ईरान ने किया। और यूरोपीय यूनियन को किस तरीके से तकसीम कर दिया, ये ईरान ने किया। बिल्कुल। अच्छा, मिडिल ईस्ट में जीसीसी कंट्री से एक मुल्क खुद ब खुद साइड पे हो गया, ये किसने किया, ईरान ने। उसको वापस आना चाहिए, और उसे आना है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वो कभी इधर हाथ मारना, कभी उधर हाथ मारना, कभी इधर मुदाखलत करना, उधर मुदाखलत करना, ये हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं। तो ओपेक में दोबारा उसको आना पड़ेगा, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा एक और बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नुकता आप देखें कि वो जो एक खौफ था, बदमस्त हाथी है, चढ़ दौड़ेगा, कुछ भी कर लेगा, वो खौफ खत्म हुआ। अमेरिका, अच्छा, मेरे तमाम पहले से एतराफ करेंगे, अमेरिका अभी तक कोई जंग भी नहीं जीता। दुनिया की तारीख में अमेरिका अभी तक कोई जंग नहीं जीता। लेकिन ऐसे ये जो जंग हारा है, ऐसे हारा भी नहीं होगा बुखारी साहब। सुने, वो हारना नहीं होता, उसने अपने अहदाफ हासिल करने होते हैं। अपना वेपन जो होता है उसको, उसकी पब्लिसिटी करनी होती है। क्योंकि आपको पता है दो ममालिक जो हैं, दो रियासतें या दो सुपर पावर्स ही कह सकते हैं कि उनको अगर असला उनके बीच में से निकाल लेना, तो मुझे अभी मैं क्या टर्म इस्तेमाल करूंगे, फिर उनको शायद पापड़ ही बेचने पड़ेंगे। तो अमेरिका और रूस जो है, ये दोनों डिपेंड करते हैं, इनकी इकोनॉमी जो है वो वेपन्स पे, आर्म्स पे। तो इन्होंने अपने आर्म्स को भी इस्तेमाल करना होता है, अपनी हेजमनी जो है उसको भी बरकरार रखना होता है, अपना जो रोब और दबदबा है उसको भी बरकरार रखना होता है। किसी और के इंटरेस्ट के लिए अक्सर वो इस तरह की अटेम्प्ट करते हैं। हिरोशिमा नागासाकी ले, वियतनाम ले लें, आप इराक ले लें, शाम ले लें, ट्यूनिस, जज़ायर, अफगानिस्तान, ईरान में आके तो बिल्कुल ही हालात खराब हो गए। तो पूरी दुनिया में अब ये तस्वुर खत्म हो गया है कि किसी के पास कितना असला है। अब मैटर ये करेगा कि किसी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सजाद साहब, माजर चाहूँगी, प्रोग्राम का वक्त जो है वो कम है। सो उमर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो भी सर ने बात की कि इस वक्त जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये रह गया है दुनिया के अंदर कि किसी की स्ट्रेटेजिक जो इस वक्त पावर है वो क्या है। और क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मुसर तरीन हथियार, जदीद तरीन हथियार और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक्त दुनिया में उस तरह से आगे नहीं जा रही जिस तरह से बाकी आपकी चीज़ें हो रही हैं। सो सर, ये जो अभी हालिया पेशरफ्त है ये साबित कर रही है कि मौशी जंग में बहरी रास्ते जो है वो सबसे मुसर हथियार बनते जा रहे हैं। सो इस पर एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, आप क्या कहेंगे? जी देखें, आपके सामने है कि एक माशी रास्ता है, और कहा ये गया था अमेरिका की तरफ से कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास तो तेल के अपने ज़खायर हैं। मगर ये ओपन मार्केट है और ये तोहफे भी इन्हीं के दिए हुए हैं। तो जब उस ओपन मार्केट में जब एक चीज किसी और जगह से मुझे उसका $5 मिल रहा है, $6 मिल रहा है, तो मैं क्यों ना वहां बेचूंगा, मैं क्यों अपने मुल्क में सस्ता बेचूंगा। तो आज आप यूएस में पता करें कि वहां पे पर गैलन क्या है, वहां पे $4 से ऊपर गया पर गैलन। यूके के अंदर है यहाँ £1.5 से ऊपर आप समझे इस वक्त पेट्रोल है। तो ये तोहफे तो इनके दिए हैं, और जब इनको हीट महसूस हुई है और जब इन ममालिक को, इनके आम आदमी को महंगा पेट्रोल, महंगी चीजें खरीदनी पड़ी हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो हमारी जंग ही नहीं है, हम इस जंग में क्यों हैं। और यही प्रेशर है जो ट्रंप के ऊपर है, जिसकी वजह से वो बार बार वो कहता है मुझसे डील करें, मुझसे डील करें। और फिर प्रेशराइज करने के लिए आप यकीन जानिए, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल कोई यार नहीं है कि ये डील ईरान की टर्म्स पे हुई है, ना कि अमेरिका की टर्म्स पे हुई है। ठीक है सर, ये डील जो है वो अमेरिका की टर्म्स पे नहीं हुई बल्कि ईरान की टर्म्स पे हुई है। बहुत शुक्रिया सजाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बैरिस्टर उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने इन्हीं तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात की कि क्या पानी नई जंगों का हथियार बनता जा रहा है, क्या बहरी गुजरगाहों पर ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है, और क्या पाकिस्तान अपने कानूनी सिफारती और दिफाई ऑप्शन को मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। सो आपने तमाम हमारे पैनलिस्ट की राय जो है वो जानी है। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम से चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।